नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य यह है कि आपको पढ़ते समय या पढ़ाते समय अगर हिंदी या संस्कृत के किसी भी प्रकरण को लेकर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न लिखें और हमसे अपनी उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम हिंदी डोज ऑन डिमांड रखा है। तो मित्रों, हम अभी पिछले एपिसोड से व्यंजन संधि पर काम कर रहे हैं। आज हम व्यंजन संधि के जसत्व संधि भेद को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का जसत्व भेद। इस व्यंजन संधि के जसत्व संधि का जो भेद है उसके भी दो भेद होते हैं। पहला भेद पदांत जसत्व और दूसरा भेद अपदांत जसत्व। पदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अन्ते और अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम झस झसी। तो आइए मित्रों, हम पहले जसत्व संधि का पहला भेद पढ़ते हैं, पदांत जसत्व। पदांत जसत्व, तो देखिए मित्रों, हम पदांत जसत्व को पढ़ते हैं। तो इसका जो सूत्र है झलाम जसो अन्ते, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि व्याकरण में जो भी सूत्र हैं वो संस्कृत से आए हैं और संस्कृत के सूत्र एक तरह से शब्द को, विषय को समझने की ट्रिक है। उस ट्रिक में ही पूरी परिभाषा छिपी होती है। वही ट्रिक उस प्रकरण की जान होती है, उसी के आधार पर वह पूरा सिद्धांत काम करता है। तो हम देख लेते हैं पदांत जसो संधि का जो सूत्र है झलाम जसो अन्ते, यह क्या है और यह कैसे काम करता है। तो मित्रों देखिए, झलाम जसो अन्ते में झलाम एक शब्द है और जसो अन्ते ये दो शब्द हैं, जसो और अन्ते। तो झलाम का मतलब है, हम पहले भी बता चुके हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार एक चीज होती है जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो झलाम का मतलब है झल प्रत्याहार, जसों का मतलब है, जस का मतलब है जस प्रत्याहार और अंते का मतलब होता है अंत में। तो मित्रों, झलाम का मतलब झल प्रत्याहार, जसो का मतलब जस प्रत्याहार और अंते का मतलब अंत में। तो झलाम को हम समझ लेते हैं। झलाम मतलब झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार क्या है? हमने बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन हैं हिंदी या संस्कृत में, उसके 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों में 5 ही व्यंजन वर्ण हैं। हर वर्ग का अपना अलग व्यंजन का एक क्रम है। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। देखिए, हमने यहां पंचम वर्ण नहीं लिखा है, उसका भी हम बताएंगे हमने क्यों नहीं लिखा है यहां। और जो 5वां वर्ग है पवर्ग, प, फ, ब, भ। तो मित्रों, ये इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। तो अब हम झल पा चुकी, अब हम झल को समझें। तो झल का मतलब यह है कि प्रति एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रति एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण जो है वो झल प्रत्याहार कहलाता है। तो बंधुओं, मित्रों, हमने यहां ये जो वर्ण लिखे हैं ये झल प्रत्याहार के वर्ण लिखे हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को
हमने यहां नहीं लिखा है क्योंकि हमें यहां झल प्रत्याहार को समझना है। तो देखिए आप समझ जाएं, कवर्ग में क ख ग घ 1 2 3 4 चारों वर्ण पूर्ण हो गए हैं। ऐसे ही चवर्ग में च छ ज झ इसके 1 2 3 4 चारों वर्ण पूर्ण हो गए हैं। अब उसके बाद आता है टवर्ग ट ठ ड ढ उसके भी चारों वर्ण जो हैं वो पूर्ण हो गए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह तवर्ग के त थ द ध चारों वर्ण पूर्ण हो गए हैं। इसी तरह से पवर्ग के प फ ब भ चारों वर्ण पूर्ण हो गए हैं। तो इस तरह से ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, यानी झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो हैं वो 20 व्यंजन वर्ण आते हैं। और 20 व्यंजन वर्णों का वो क्रम क्या है, प्रति एक वर्ग के पहले 4 अक्षर, पहले 4 व्यंजन जो हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो बंधुओं, अब आपने ये झल प्रत्याहार को समझ लिया होगा कि प्रति एक वर्ग का 1 से लेकर 4 तक के व्यंजन जो हैं वो झल प्रत्याहार कहलाते हैं। अब हम समझ लेते हैं आगे जसो, मतलब जस प्रत्याहार। तो जस प्रत्याहार का मतलब है प्रति एक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, प्रति एक वर्ग का, समझ लीजिए बात को, प्रति एक वर्ग का यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, प्रति एक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वह जो है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यानी जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। देखिए पहला वर्ग है कवर्ग। कवर्ग का हमने बताया कि तीसरा वर्ण जो है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो देखिए कवर्ग, जिसे पहला वर्ग कहते हैं हम, कवर्ग का तीसरा वर्ण है गै। तो देखिए बंधुओं, गै ये हमने यहां लिखा है। दूसरा वर्ग आता है चवर्ग। चवर्ग का तीसरा वर्ण जय है, जो हमने यहां लिख दिया है। और टवर्ग का तीसरा वर्ण डा है, जो हमने यहां लिखा है। तीसरा वर्ग है तवर्ग, जिसका तीसरा वर्ण जो है वो दा है, जो हमने यहां लिख दिया है। और 5वां जो वर्ग है वो पवर्ग है, और इसका जो तीसरा वर्ण है वो बा है। तो उस बा को देखिए हमने यहां लिख दिया है। अर्थात जस वर्ग के अंतर्गत केवल 5 व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से? गा जा डा दा बा। गा जा डा दा बा ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ये 5 होते हैं, और ये पांचों जो हैं अपने अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन होते हैं। तो बंधुओं, अब हम कहते हैं अंते। अंते मतलब अंत में, यानी किसी पदांत के अंत में अगर झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है, देखिए जैसे ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, इन 25 के 25 वर्णों में से कोई वर्ण अगर पदांत में आ रहा है, यानी संधि का जो पहला वाला शब्द है उसके उस शब्द के अंत में अगर इन झल वर्णों में से कोई वर्ण आ रहा है और उसके आगे कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो क्या होता है, इस झल को जस हो जाता है। यानी जो झल व्यंजन है वो झल व्यंजन जस व्यंजन में बदल जाते हैं। वो जस व्यंजन में कहां कैसे बदलते हैं, वह जो वर्ण है वो उसको हम अब उदाहरण से समझ लेते हैं कि झल वर्ण जस वर्णों में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए बंधुओं, एक हम उदाहरण लेते हैं वागीसह। वागीसह, देखिए वागीसह में 2 शब्द हैं बंधुओं, वाक जमा ईशह। वागीशह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाक और ईशह। अब देखिए प्रथम शब्द इसमें है वाक, यानी प्रथम पद जो है वो वाक है। और हमने कहा था कि प्रथम जो शब्द है, जो प्रथम पद है, उसके अंत में अगर झल वर्ण है, तो देखिए झल में हमने बताया था 1 से लेकर 4 तक के वर्ण आते हैं। तो देखिए वाक में का यानी कवर्ग का प्रथम वर्ण है, तो यह झल प्रत्याहार का वर्ण है का, और इसके आगे ई आ रहा है। तो इस का को
जस हो जाएगा। अब देखिए जस हो जाएगा, जस मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन से वर्ग का तीसरा वर्ण? अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो अब देखिए कवर्ग का आ रहा है यहां और इसके आगे ई आ रहा है जो स्वर है, तो इस कै को जो है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो कवर्ग का तीसरा वर्ण है ग। तो देखिए मित्रों, इसको समझ लीजिए कि इसको हम कर देते हैं, का को गा कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमने किया, वाग हो गया है। देखिए ये देखिए हमने इस का को ये गा कर दिया है, यानी झल को जस कर दिया है। ये हो गया है वाग जमा ईश है। और जब इस वाग जमा ईश है को इस बागी से है, तो बंधुओं यह उदाहरण आपकी समझ में आ गया होगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए दूसरा शब्द हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं जगदीश है। जगदीश में भी दो शब्द हैं, जगत जमा ईश है, जगत जमा ईश है। अब देखिए यहां जो पहला पद है, जो पहला शब्द है वह जगत है, और जगत में जो अंतिम वर्ण है, जो पदांत का अंतिम वर्ण है वो तय है, और तय जो है वो तवर्ग का प्रथम वर्ण है यानी झल है, और इसके आगे ईश स्वर आ रहा है। तो इस झल को जस हो जाएगा, इस झल को जस हो जाएगा। और जस कैसे होगा? इस तवर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा, इस वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा। तो तवर्ग का तीसरा वर्ण होता है दा। तो देखिए हम इस जगत के ता को तीसरा वर्ण कर लेते हैं। देखिए जगद जमा ईश है, ये देखिए ये हो गया है। हमने यहां इसको ता को दा कर दिया है, यानी झल को जश कर दिया है। तो ये बनता है जगद जमा ईश है। और जब इसको मिलाकर लिखेंगे जगद जमा ईश है, तो यह ई जो है वो दा के साथ मिलकर बड़ी की मात्रा बनाएगा और यह शब्द बन जाएगा जगदीश है। यह शब्द बन जाएगा जगदीश है। इसी तरह से दोस्तों अगला शब्द हम लेते हैं दिगंबर है। दिगंबर है, दिगंबर है में भी दो शब्द हैं, दिक जमा अंबर है। और बंधुओं पहले वाले पद का जो अंतिम वर्ण है वो का है, जो कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और कवर्ग का पहला वर्ण है, और इसके आगे आ रहा है जो कि स्वर है। इसलिए इस का को, इस झल को जो है वो जस हो जाएगा, और जस कौन सा होगा? कवर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा, और कवर्ग का तीसरा वर्ण होता है गा। तो बंधुओं देखिए हम इसको कर लेते हैं। दिक, देखिए इस दिक को हम तीसरा वर्ण यानी जस हम कर लेते हैं, ये हमने कर लिया है। और यहां हमने अंबरहा ये लिख दिया है। अब देखिए मित्रों ये का को हमने दा कर दिया है, इस का को हमने गा कर दिया है। तो देखिए ये दिक, तो ये गा जो है वो हलंत हो गया है, और जब इस गा हलंत में ये आ मिलेगा तो ये गा पूरा हो जाएगा। और ये शब्द जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द बन जाएगा दिगंबरः। तो ये शब्द बन जाएगा दिगंबरः। अब देखिए हम उससे आगे चलते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं अजंतः। अजंतः, अजंतः में भी दो शब्द हैं, अच और अंतः। अच कहते हैं स्वर वर्णों को, और अच में देखिए अच जो पहला पद है इसका वो चय है, और चय जो है वो झल है, क्योंकि यह चवर्ग का पहला वर्ण है और इसके आगे आस्वर आ रहा है। इसलिए इस झल को जस हो जाएगा, और जस कौन सा होगा? चवर्ग का ही तीसरा वर्ण जो है वो जस होगा। और वो देखिए चवर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो जा है। तो देखिए बंधुओं हम इस अजंतः को देखिए हम यहां इसको कर लेते हैं, समझ लीजिए इसको।
देखिए अच जमा अंत में हम जो चा झल वर्ण है उसको जस करते हैं, तो देखिए चा का जो जस है वो होगा जा। चवर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वो जा होगा, जो कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो देखिए हम कर लेते हैं, इस चा को हम देखिए जा कर देते हैं, यानी झल को जस कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा जा, हमने ये जा कर दिया है, देखिए जा हो गया है ये, और जमा अंतः, देखिए ये हो गया है जा, जो क्योंकि हलंत है, हल है, और जब इस हल जा में आ मिलेगा तो ये जा पूरा हो जाएगा, और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो शब्द बनेगा अजंतः। तो शब्द बनेगा अजंतः। ठीक इसी तरह से देखिए एक और हम उदाहरण, अगला उदाहरण लेते हैं, सुबंतः। सुबंतः, सुबंतः में भी दो पद हैं, दो शब्द हैं, सुप और अंतः। सुप जो है वो भी जैसे अच है, इसी तरह से सुप, सुप, सुप और अंत है। सुप के जो अंत में आ रहा है वो पा आ रहा है, जो हल है, और यह पा जो है वो पंचम वर्ग का, पांचवें वर्ग का पहला वर्ण है, अर्थात झल है, और इसके आगे आ रहा है जो स्वर है, इसलिए इस पा को यानी झल को जो है वो जस हो जाएगा। और कौन सा जस हो जाएगा, देखिए पवर्ग का, चूंकि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, जो जस है वो वाह है, 1 2 3 तीसरा वर्ग वाह है। तो ये देखिए हम इसको कर लेते हैं, देखिए हम इसको झल को जस कर लेते हैं, देखिए सु और बा हो गया, देखिए ये, और इसके आगे ये अंत है, हमने लिख दिया है अंत है। तो देखिए बंधुओं ये बा जो है वो हल आ रहा है और इसके आगे आ है, जब ये आ इस बा में मिलेगा तो ये बा पूर्ण हो जाएगा, और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द बन जाता है, देखिए सुबंतः। ये देखिए ये शब्द बन जाता है सुबंतः। ठीक है मित्रों, अब हम अगले उदाहरण पर आते हैं। इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं, देखिए वो है दिग्गजः। दिग्गजः, देखिए दिग्गजः में भी बंधुओं दो शब्द हैं, दो पद हैं, दिक और गजः। दिक कहते हैं दिशाओं को, और गज है हाथी, यानी दिशाओं का जो हाथी है वो दिग्गजः है। दिक, दिक में जो पहला पद है, जो दिक जो पद है उसका अंतिम वर्ण जो है वो का है, जो कि झल है, क्योंकि यह कवर्ग का प्रथम वर्ण है, और आगे गा आ रहा है। हमने पहले बताया कि अगर झल के आगे कोई स्वर आ रहा हो या व्यंजन आ रहा हो तो झल को जो है वो जस हो जाएगा। तो हम इस कवर्ग को जो है जस कर लेते हैं, यानी झल वर्ण को जस वर्ण कर लेते हैं। देखिए हम कर लेते हैं, यहां पर हम इस झल को जस कर लेते हैं, और इसका जो ये कवर्ग का पहला वर्ण है और तीसरा वर्ण जो है वो उसका ग होता है। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको, दिग जमा गज है। देखिए हमने इस झल को जो है वो जस कर दिया है, ये हो गया है दिग जमा गज है, और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द बन जाता है बंधुओं दिग्गज है। देखिए ये शब्द बन जाता है दिग्गज है। ये दिग्गज है की संधि आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए हम टवर्ग का एक और उदाहरण लेते हैं। टवर्ग, टवर्ग शब्द होता है षडानन है, षडानन है। षडानन का में भी दो पद हैं, षट और आनन है। षट में देखिए षट कहते हैं छह को, और आनन है मतलब मुख, जो छह मुख वाला है वह षडानन है कहलाता है। तो देखिए षट में जो अंतिम पद, जो पद का जो अंतिम वर्ण है वह ट है, जो कि हल है, और ट जो है वो टवर्ग का पहला वर्ण है, अतः झल प्रत्याहार का के अंतर्गत यह आता है, और इसके आगे आ है जो कि स्वर है। तो अगर झल के आगे अगर स्वर आ रहा है या कोई व्यंजन आ रहा है तो झल वर्ण जो है वो जस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बंधुओं हम इसको
झल को जो है वो जस में परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए हम करते हैं इसको, और देखिए ये टवर्ग है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा जो जस प्रत्याहार होगा, तो 1 2 3 यानी टवर्ग का जो तीसरा वर्ण है देखिए डा कहलाता है। और हम इसको यहां कर लेते हैं, हमने ये देखिए कर दिया है, षड जमा आनन है। देखिए ये षड जमा आनन है, हमने कर दिया है। ये डा जो है वो हल है, और जब इस डा हल में आ मिल जाएगा तो ये डा पूरा हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा। देखिए इस तरह से षडा नन है। देखिए ये शब्द बन गया है सडा नन है। देखिए मित्रों, अब आप ये समझ गए होंगे, ये हमारा पदांत संधि का भेद जो है वो पूर्ण हो जाता है, पदांत संधि हमारी पूर्ण हो जाती है। इसमें कहीं कोई आपको बात समझ ना आई हो, कहीं कोई समस्या रही हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।